जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर आपको पता है कि आर एस सर जो आपको पढ़ाते हैं, आर एस सर की टीम जो आपको पढ़ाती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर, आर एस सर की जो टीम आपको पढ़ाती है सेम यहाँ पर हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सॉरी, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के अंदर आर एस सर की जो टीम आपको पढ़ाएगी उस पर बेस्ड हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम वो करवाएंगे। और दोस्तों मेरी ये गारंटी है कि यहाँ पर हम जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो आर एस सर की टीम से डिफरेंट होंगे। और दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा वो दोस्तों डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों इस आपको सबसे पहले बता दूं, जो वीडियो है इसके ऊपर दोस्तों आपको जो ये क्वेश्चन है ये मैं बोर्ड पर ना लिखकर आपको स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन दिखेंगे। तो आपको इस तरह से हमें थोड़ा सा वो आपको मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन की बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर ऊपर बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना मेरे भाइयों, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि अगर कोई कॉमेडी वीडियो वगैरह होती है उसे आप वो पूरा देखते हो, बट दोस्तों कॉमेडी वीडियो से सिलेक्शन कभी नहीं होगा मेरे भाई। दोस्तों मतलब कि अगर आपको पता है कि दवाई जितनी कड़वी होगी उसका असर उतना ही ज़्यादा होगा। तो दोस्तों अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरे भाइयों यू जस्ट हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको दोस्तों आपके जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर आना होगा। दोस्तों आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों पहली बात है, आज के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, थोड़े से बट हार्ड इनको हम कैसे ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे। तो भाइयों अब आपका टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले ये कह दूँ भाइयों, थोड़ा वीडियो को एक लाइक कर दो और इससे शेयर कर दो और एक भाई कमेंट अवश्य करो। दोस्तों अगर आप हमें कमेंट करते हो उसके बाद हमें पता लगता है कि आपको हमारे क्वेश्चन ये कैसे लगे और हमें आगे किस प्रकार का कंटेंट आपको वो देना है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है कि आर एस सर ने आपको अभी तक लॉ ऑफ मोशन के अंदर किसी संयुग्मी जो बल होते हैं, जो संयोगी बलों का जो समूह होता है उस तक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद उसके आगे उस तरह के जो जितने क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो देखो, और दोस्तों ये क्लासेज अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए बेस्ट है, और अगर आप एनडीए वगैरह की तैयारी करते हो उसके लिए भी हमारी क्लासेज इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा, ठीक है। सबसे पहला मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, यदि किसी वस्तु के वेग को नियत से उस मतलब देखो दोस्तों, अगर किसी वस्तु का वेग कांस्टेंट है और उसके ऊपर लगने वाला बल u, मतलब बल लगने वाला बल अगर उसके प्रारंभिक वेग के लंबवत है तो पथ का मतलब जो वस्तु का पथ कैसा होगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से हमने ये क्वेश्चन उठाया। तो देखो, और दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग में अभी तक आपने ये पढ़ा कि अगर कोई वस्तु अगर वर्ताकार पाथ में अगर वो गति करती है तो उस पर लगने वाला जो वेग होता है वो भी हमारा परिवर्तित होता है और उस पर लगने वाला त्वरण भी हमारा परिवर्तित होता है। और आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु अगर सरल रेखा में गति कर रही है तो हो सकता है उसके वेग में परिवर्तन भी हो और हो सकता है कि उसके त्वरण में भी परिवर्तन हो। पर दोस्तों मैंने यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया कि वेग तो उसका वेग नियत है, फिर भी वस्तु गति कर रही है और लगने वाला बल है वो प्रारंभिक वेग u के लंबवत है। तो मेरे भाइयों इसका क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों जो आपको यहां पर ऑप्शन मिले हैं एज इट इज ऑप्शन वहां पर आपको मिलेंगे। देखो सबसे पहले आप मैं एक एग्जांपल द्वारा बता रहा हूं। देखो अगर कोई वस्तु सरल रेखा में वो गति करे, आपको मैं एग्जांपल द्वारा बताऊं। देखो दोस्तों, अगर मैं यहां से यहां तक आता हूं तो हो सकता है कि मेरा वेग परिवर्तन हो सकता है कि मेरा जो वो त्वरण है उससे मैं भी वो परिवर्तन हो। क्यों? क्योंकि मैं एक सरल रेखा में गति कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले जो सरल रेखा में वस्तु अगर गति करती है तो उसके लिए सबसे पहले है कि उसका वेग में भी परिवर्तन हो सकता है और उसके त्वरण में भी वो परिवर्तन हो सकता है। ओके, अगर आपको ऐसा दिखे कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है उसके वेग में भी परिवर्तन है, उसके त्वरण में भी परिवर्तन हो या ना हो, बट वेग में परिवर्तन होना चाहिए मेरे भाई। वेग में परिवर्तन हो या ना हो, त्वरण में परिवर्तन हो या फिर ना हो, तो वह वस्तु सरल रेखा में गति करेगी। देखो आपको एक एग्जांपल द्वारा और मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैं यहां से यहां तक आया, हो सकता है कि मेरा वेग नियत हो। क्यों? क्योंकि मैं यहां से यहां तक आराम से आ सकता हूं, और हो सकता है कि मैं यहां से यहां तक ऐसे दौड़ कर आया हूं। तो दौड़ कर आया इसका मतलब मेरे वेग में भी वो परिवर्तन हुआ। मेरे वेग में परिवर्तन हुआ तो हो सकता है कि मेरे त्वरण में भी परिवर्तन हो सकता है मेरा त्वरण नियत भी हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से दौड़ कर आऊंगा ऐसे वो आया दौड़ कर आया तो मेरे वेग में परिवर्तन है, और वो वेग में जो परिवर्तन है वो समय के साथ चेंज हो रहा है। मतलब वेग का जो परिवर्तन है डीवी वो समय के साथ भी चेंज हो रहा है, तो मेरा त्वरण में परिवर्तन होगा। बट अगर मेरे वेग में जो परिवर्तन है वो समय के साथ नियत है, मतलब मेरा वेग तो नियत है, मतलब मेरे वेग में तो परिवर्तन हो रहा है। मतलब अगर मेरा वेग स्टार्टिंग में 5 मीटर प्रति सेकंड था,
ठीक है। तो अगली सेकंड अगले टाइम अगर मेरा वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, वो अगले टाइम अगर मेरा वेग 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको बताना है कि इसका त्वरण कैसा होगा। दोस्तों इसका त्वरण नियत होगा। अगर ऐसा हो अगली स्थिति में उसका वेग अगर अगर उसका वेग हो जाए 20 मीटर प्रति सेकंड, तो दोस्तों इस स्थिति के त्वरण भी परिवर्तन होगा। ये है दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट का जहरीला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो, कहने मतलब ये है, मैं आपको एक दोबारा बता देता हूँ एक बात। मतलब अगर किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, उसके बाद अगर उसका हमारा अगला वेग था वो था हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, उसके बाद उसका अगला वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक परिवर्तन कितना हुआ, 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से यहां तक हमारा वो परिवर्तन हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये नियत आ रहा है, ये क्या है, ये इसका त्वरण है, और ये क्या है, ये भी इसका त्वरण। मतलब इस स्थिति में इसका त्वरण नहीं था। बट अगर यहां पर 15 जगह 20 हो जाए, तो मेरे भाइयों यहां से यहां तक डिफरेंस है 5 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से यहां तक डिफरेंस है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसके बाद इसमें भी डिफरेंस है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में दोस्तों इसका त्वरण नियत नहीं होगा। ऊपर त्वरण हमारा नियत होगा, ठीक है, और इस स्थिति में इसका त्वरण नियत नहीं होगा। तो भाइयों आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो। अगर कोई वस्तु अगर हमारे जो वृत्ताकार पथ में अगर वस्तु गति करती है, देखो आप सभी को पता है, आप दोस्तों बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस पर लगने वाला बल वह 0 होता है। अब आपका ये सवाल होगा कि यार बल 0 है, इसका मतलब इस पर लगने वाला त्वरण भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि F बराबर एम ए होता है, पता है सभी को। अगर ये 0 है, मतलब अगर ये 0 है तो एम ए बराबर 0। तो या तो इस स्थिति में या तो ए 0 होना चाहिए या फिर हमारा एम 0 होना चाहिए। एम 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि चाहे इस पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई भी वस्तु, उसका कुछ ना कुछ मास अवश्य होता है। सबसे छोटा कण होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, उस पर उसका भी मास होता है दोस्तों। तो या इसका होगा ए 0, बट मेरे दोस्तों इसका ए 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाइयों इस पर अगर ए 0 होगा, इसका मतलब वेग कांस्टेंट है। अगर वेग कांस्टेंट है तो भाइयों ये सरल रेखा के अंदर हमारी गति करनी चाहिए, बट ये गति करी सर्कुलर पथ के अंदर। अगर ये सर्कुलर पथ में अगर ये गति कर रही है, अगर ये वर्ताकार पथ में वो गति कर रही है, तो इसका वेग हमेशा परिवर्तन होगा। मतलब मेरे बातों को गौर से सुनो दोस्तों। मतलब इसका जो ये परिमाण है v बराबर, ये तो समान होगा, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अब डायरेक्शन किसी चेंज होगी आपको बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा वो दिया जाए कि वेग बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से वो है, वेग बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से अगर वह हमारी वर्ताकार पथ में अगर वो गति करे, तो बिंदु ए और बिंदु बी पर लगने वाले बल की दिशा हमें बताओ। देखो बिंदु ए पर हमने मान ली इसकी दिशा AC है, ठीक है, और इसकी जो ए है वो हमेशा इस पर यहाँ पर लगा, बट अगले समय हमारा होगी बल की दिशा ऐसी हो जाए। मतलब दोस्तों वेग की दिशा हमेशा और हमेशा दोस्तों इस पर किसी की स्पर्श रेखा के डायरेक्शन में होती है। गजब कॉन्सेप्ट बन गया। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्तों की कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई कि सर्कुलर पथ में गति करने वाले किसी वस्तु पर लगने वाला सर्कुलर पथ में गति करने वाले किसी वस्तु के वेग की वो दिशा क्या है? तो दोस्तों इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। और आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु अगर हमारा कोई भी वर्त है, तो उसकी हर एक बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होती है। इसीलिए दोस्तों वेग भी अलग अलग होगा। ये है इसका जहरीला कॉन्सेप्ट। आप सभी को, आप चाहे किसी से पढ़ते हो, ये बता जाता है कि इसकी वेग की दिशा परिवर्तन होती है। बट साहब परिवर्तन तो होती है, बट कैसे परिवर्तन होती है? क्यों होगी? क्योंकि वर्त की लगने वाले जो वेग है उसकी डायरेक्शन स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, और हर एक पॉइंट पर स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग होती है। ये इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों परवलयाकार। अब आप ये बताओ यार, ये परवलयाकार क्या चीज होती है? सभी को ये पता है कि हमारा ये मतलब कि इसको अगर इंग्लिश में बताऊं, अगर आपने आर सर से अगर आपने प्रक्षेप्य गति पढ़ी है, तो आप सभी को पता होगा कि उन्होंने बताया कि जो हमारा परवलयाकार है, यानी कहने का मतलब है अगर आपने आर सर से जो ये हमारी प्रक्षेप्य गति पढ़ी है, प्रक्षेप्य गति, तो उसमें यह बताया गया है कि उसमें प्रारंभिक वेग की दिशा, मतलब
लगने वाला बल, जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर देखो मैं आपको मतलब एक एग्जांपल द्वारा बताऊँ, अगर मेरे हाथ में ये मेरे हाथ में ये है मार्कर है, तो अगर मेरे को ये मार्कर वहां तक पहुंचाना, तो मैं इस मार्कर को कैसे फेंकूंगा, मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकूंगा। मतलब ये ऐसी क्या, ये इसकी है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसकी क्या, ये इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैंने यहां से मार्कर ऐसे फेंका, ठीक है। तो अब देखो मेरे भाइयों, यहां पर यू की दिशा क्या है, यू की दिशा इस दिशा में है ना, यू की दिशा। क्यों? क्योंकि यू के दो हमारे कंपोनेंट बनते हैं, क्या, एक तो है इस दिशा में और एक है इस दिशा में, ठीक है। यू की दिशा ये, और इस पर लगने वाला जो ये बल है इसकी दिशा हमारे ऊपरी तरफ होती है। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा में हमारा 90 डिग्री का कोण है। क्यों है भाई ऊपर की तरफ? क्योंकि नीचे हमारा mg है और ऊपर इसके ऊपर हमारा बल। देखो अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे फेंका तो मैंने इसके ऊपर ऐसे बल लगाया, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर उस पर बल देखो दोबारा, तो या तो हमें ये बल ये माने, क्योंकि नीचे की तरफ हमारा लगने वाला बल mg है। अगर नीचे की तरफ बल mg है और ये u है, तो भाई इसके बीच में कोण कितना है, इसके बीच में कोण है 90 डिग्री। इट मीन्स कि इसका पथ होगा परवलयाकार। भाइयों ये है जहरीला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर करो, एक कमेंट अवश्य करो। दोस्तों एक रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ भाई, अगर मुझे आप अपना बड़ा भाई मानते हो तो जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा करते रहो। दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। क्यों? कि देखो दोस्तों हमने स्ट्रगल किया, हमें पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो बस एक आपका बड़ा भाई के होने नाते आपको ये कह रहा हूँ, बस जो हम बताएं वैसे वैसे करते हो। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें असत्य कथन बताना। असत्य कथन देखो क्या है, किसी वस्तु पर लगने वाले बल के लिए उसे छूना आवश्यक है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जहरीला कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल, किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक है। नेक्स्ट ऑप्शन, बल हमारी एक वेक्टर राशि है। ओके, ये है आप सभी बताया कि बल हमारी हमेशा वेक्टर राशि होती है, पता है। ऐप की वजह से आकृति में परिवर्तन। अब आप ये बताओ यार, ऐप की वजह से आकृति में कैसे परिवर्तन हो। आप एक देखो, ये मेरे पास है ये, अगर देखो मैं इसके ऊपर क्या लगा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ बल। इट मीन्स कि इसकी आकृति में क्या है, देखो ये ऐसे था पहले, अब देखो अब इसकी आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। या फिर आपको एक से बताऊं, जैसे अगर आपके पास कोई स्पंज बॉल होते हैं, हमारे स्पंज बॉल, अगर उससे आप ऐसे फेंकोगे तो उसकी आप देखना, नोट करना कि उसे फेंकते वक्त उसकी आकृति में परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आगे से हमारी हवा आ रही है, तो हवा भी एक है हमारे उस बल के ऊपर, जो वस्तु के ऊपर एक बल लगा रही है, तो हवा उस पर एक बल लगाएगी, इसमें उसकी आकृति में परिवर्तन होगा। तो भाई आकृति में परिवर्तन हो भी सकता है, मतलब आकृति में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स कि ये हमारा कथन वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, बल जड़त्व के सीमांत रूप के समानुपाती होता है। तो भाई बल जड़त्व के सीमांत रूप के समानुपाती होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि जड़त्व होता है वो इनर्शिया। जड़त्व मान लो कि इस जो ये वस्तु, इसको गति कराने के लिए हमें 5 जो वो बल की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर हमने इसके ऊपर 3 न्यूटन का बल लगाया तो ये वस्तु गति नहीं करेगी। इट मीन्स कि इस पर लगने वाला बल इसकी जड़त्व के समानुपाती है। मतलब अगर इस मार्कर को मुझे हिलाना, तो मुझे इस पर कुछ ऐसा बल लगाना पड़ेगा ताकि इसकी दिशा में मतलब ये थोड़ा अपनी जगह को छोड़ दे। इट मीन्स कि जो सीमांत रूप के समानुपाती होता है, बट बल जड़त्व के एक निश्चित सीमा तक समानुपाती होता है, उसके बाद बल उसके विपरीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल तो ये चाहता है कि ये वस्तु इस डायरेक्शन में वो गति करे, बट जड़त्व ये चाहता है कि ये वस्तु स्थिर रहे। मतलब बल तो चाहता है ये ऐसे जाए और जड़त्व ये चाहता है कि ऐसे आए। इसके बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है एयरफोर्स एग्जाम के अंदर, आएगा क्या आएगा कि अगर कोई वस्तु गति करती है तो गति करते वक्त जड़त्व और उस पर लगने वाले बल की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी मेरे भाई, अपोजिट होगी, और इसके बीच में कोण बनेगा 180 डिग्री का। डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी की दिशा क्या होती है। पी बोले तो संवेग। आप सभी को पता है संवेग क्या है। देखो मैं यहां से चलकर यहां तक आया ना, तो मेरे वेग की दिशा क्या है, इस दिशा में मेरे वेग की दिशा। और आपको पता है कि P बराबर होता है mv। अब देखो P हमारा वेक्टर और v वेक्टर, क्या m वेक्टर है मेरे भाई? m वेक्टर नहीं है। अगर हमारा m वेक्टर होता तो यहां पर ये क्रॉस आता। क्यों आता? क्योंकि ये भी क्रॉस है, और अगर हमें इसे वेक्टर चाहिए तो यहां पर हमें क्रॉस लगाना पड़ता। कुछ समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहा हूं आप सभी को। आज सभी को यह पता है कि हाँ ओके, देखो अगर P हमारा वेक्टर राशि है और m v। अब देखो P को वेक्टर कब बनाना है हमें। देखो अगर m हमारा सदिश होता, देखो चलो एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहा हूं। अगर m सदिश होता तो मुझे बताओ कि m डॉट v ये कौन सी राशि आती? ये आती हमारी अदिश राशि, आती है ना अदिश राशि, ठीक है।
ओके, तो फिर इस स्थिति में हमें यहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पी क्या चाहिए, हमें पी चाहिए सदिश, और यहाँ पर अगर ये क्रॉस आता तो फिर यहाँ पर ये डॉट आकर ये एन के पाता मेरे भाई, ये है जहरीला कॉन्सेप्ट। ओके, हमने भाई 4 साल ऐसी मेहनत नहीं किया भाई, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया हमने, तब जाकर ये कॉन्सेप्ट निकलते हैं अपने दिमाग से। आई बात समझ में? मतलब मैं क्या बता रहा हूं कि अगर हमारा पी वेक्टर है तो यहां पर ये वेक्टर है तो एम हमारा अदिश होगा अगर यहां पर डॉट है। अगर इसे पी को वेक्टर बनाना है तो यहां पर हमें क्रॉस लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो वे की दिशा क्या है? मेरे वे की दिशा ये है, मैं यहां से यहां तक आया, फिर मेरे वे की जो वो डायरेक्शन है उसी दिशा में मेरा समय होगा। आई थिंक कि आपका ये डाउट क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा है जड़त्व की माप क्या? इनर्शिया। देखो इनर्शिया की वो माप क्या है? आपका पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा ऑप्शन है बल नहीं, चलो पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा ऑप्शन है अपना है विरोध बल, और चौथा ऑप्शन है मास द्रव्यमान। सभी को पता है, इजी कॉन्सेप्ट है। बच्चे को भी ये पता है कि जड़त्व की माप हमेशा मास होती है, द्रव्यमान होती है मेरे भाई। अगर नहीं पता तो नोटबुक के अंदर लिखो, अभी एयरपोर्ट्स का प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे जो वो एक चलो इस बात को आप छोड़ो, हमारे यहाँ पर एक वो कहावत है, आपको बताना चाहता नहीं, कि आप छोड़ो यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ो। देखो अपना एक अगला एक कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, जब एक बस के अंदर 500 यात्री हैं, ठीक है ना, उसमें से 10 जो वो पैसेंजर है वो बाहर आ गए, ठीक, आउट। उसके बाद इस स्थिति में इसका वेग हमारा समान था। देखो रुको, हमें पूछा क्या गया है? सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो तो सबसे पहले मेरे भाई आपको ये जानना है कि उसके अंदर पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया संवेग, मतलब P बराबर क्या होता है। आपके दिमाग में सीधा ये कॉन्सेप्ट दिया, ये यहां पर आना चाहिए क्या, कि P बराबर क्या होगा, P बराबर mv। कहीं ना कहीं हमें m और v पर डिपेंड करता है, और m देखो v क्या देगा, v अभी हमें कॉन्स्टेंट देगा, क्यों, एक समान है, इट मीन्स कि P डिपेंड करेगा m पर, और m देखो। अब आप ये बोलोगे सर जो बस होती है, बस उसका भार तो बहुत ही ज्यादा होता है, और उसके अंदर जो बैठे पैसेंजर है उसकी तुलना में उसका भार बहुत ही ज्यादा होता है। बट मेरे भाई जो ये 10 पैसेंजर, आपने ये चीज फील की होगी क्या, कि अगर आप किसी बस के अंदर अगर आप सफर कर रहे हो तो उसके अंदर अगर एक पैसेंजर बैठा है तो उसका वेग ज्यादा होगा, बट उसी की जगह अगर उसके अंदर 50 पैसेंजर आ जाए तो मेरे भाई उसका वेग समान वेग के ऊपर, समान वेग पर, अगर आपको वेग समान है, देखो चलो आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल दोबारा आपको बता रहा हूँ। देखो अगर आपको यहाँ सीकर से जाना है अजमेर, ठीक है, ओके, ठीक है, और आप अगर एक बैठे हो, ठीक है, एक बस है उसके अंदर आप केवल अकेले बैठे हो, ठीक है, ओके, आप अकेले बैठे हो, तो इस स्थिति में उसका वेग क्या है, इसकी स्थिति में उसका वेग है 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर इसी जगह और आपको पहुंचना यहाँ पर पहुंचना आपको 10 बजे, ठीक है, ओके, इसकी जगह अगर यहाँ पर एक पैसेंजर या 50 पैसेंजर आ जाएं और फिर भी आपको यहाँ पर 10 बजे पहुंचना है, तो मेरे भाई इस स्थिति में ड्राइवर को उसका वेग बढ़ाना पड़ेगा, मेरे भाई ड्राइवर को उसका वेग बढ़ाना पड़ेगा, और ड्राइवर उसका वेग बढ़ाएगा तब उसका समय हमारा नियत रहता है। बट हमें यहाँ पर क्या दिया गया, हमें यहाँ पर v कांस्टेंट है, और v कांस्टेंट इट मींस कि ये m पर डिपेंड करेगा, और m पर डिपेंड करेगा तो भार में कमी हुई है, क्योंकि 50 पैसेंजर से 40 हुए हैं, इट मींस कि उसका भार कम हुआ है, और भार कम हुआ है तो मेरे भाई उसका समय हमारा पहले वाले का ज्यादा होगा, बाद वाले का कम होगा। इसका ऑप्शन होगा P1 ग्रेटर देन P2। अगला क्वेश्चन देखो, दो समान द्रव्यमान की वस्तु वेग v से गतिशील है तो उसका इनर्शिया होगा। दोस्तों बहुत जहरीला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जहर से जहरीला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितना खतरनाक जहर सांप का नहीं होता ना, उससे खतरनाक ये क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट, ठीक है। देखो भाइयों जहरीला कॉन्सेप्ट, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर पहले देखो हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया इनर्शिया, जड़त्व है। जड़त्व क्या होता है मेरे भाई, जड़त्व एक द्रव्यमान की मापक इकाई है, और द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर उसका नियत है तो दोस्तों उसका जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उसका वेग चाहे आप कितना बढ़ाओ, चाहे उस पर लगने वाला बल चाहे आप 50 कर दो, जड़त्व नो चेंज। क्योंकि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किसी वस्तु का भौतिक गुण नहीं है, उसका आंतरिक गुण है। यानी मेरा जड़त्व है अलग है, आपका अलग है, क्यों, क्योंकि मेरा भार ज्यादा है, हो सकता है आपका भार मेरे से ज्यादा हो, कम हो, मास, ठीक है, मास, ओके। यानी जड़त्व हमेशा और हमेशा
मास पर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, एनी टाइप ऑफ फोर्स, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। ओके, सो दोस्तों आई होप सो कि आपको ये हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं भाई। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो दोस्तों बस एक आपसे इतना चाहता हूं कि एक शेयर कर दो यार, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। बस एक देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा है जो अगला क्वेश्चन अपना है न्यूटन की गति का फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमें क्या देता है। सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम केवल केवल बल की परिभाषा बताता है। इट डज नॉट टेल अस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इट जस्ट टेल अस ओनली द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन में ना आए तो आप चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ये अभी टाइम नहीं है इसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये टाइम है बस इस क्वेश्चन को देखो उड़ाओ, देखो यहां से। ठीक है, आपको पढ़ना है जहरीले कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 1 केजी भार, 1 केजी भार बराबर होता है। अब भाइयों, अब बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होगा भाई ये भार और ये मास में क्या परिवर्तन है। आपको एक चलो आपको एक क्वेश्चन, आपको चलो मैं वो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। ठीक है, देखो 1 केजी भार, ठीक है 1 केजी भार बताओ 1 केजी भार क्या होता है। भार हमारा होता है mg, होता है ना mg। अब ये पूछो सर ये भार में और मास में क्या अंतर है। भाइयों भार हमेशा आपके डाउनवर्ड लगता है। मैं खड़ा हूं तो मेरा भार हमेशा और हमेशा मेरे डाउनवर्ड लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि भाइयों पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा और हमेशा डायरेक्ट हमेशा और हमेशा डाउनवर्ड होती है। ठीक है, इसलिए भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है और भार हमेशा जी पर डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी टाइप ऑफ द वेलोसिटी वगैरह कुछ पर नहीं, जस्ट डिपेंड ऑन जी। ठीक है, mg एम जो एम है उसका मान हमें दिया गया 1 केजी। ठीक है, और उसके बाद हमें जी है, और जी का मान आप सभी पता है, जी का मान अपना होता है 9.8 और इसका ऑप्शन है 9.8 न्यूटन। ओके, आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके हाँ, आपको एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को बताना। ठीक है, अब बताओ। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार एनडीए एग्जाम या फिर एयरफोर्स एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। अपना देखो वन क्वेश्चन क्या, देखो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ऊपर, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ऊपर अगर 50 केजी है, मैंने क्या बोला द्रव्यमान। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन माय टॉक। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 केजी है तो उसका चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा भाइयों, आपको यू जस्ट टू टेल। उसके बाद अगर किसी वस्तु का मास पृथ्वी, अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ऊपर 50 है न्यूटन है तो उसका चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। आपको ये आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप जल्दी से। अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम के बारे में ऐसे तय कथन क्या है। पहला ऑप्शन देखो, ये एक सदिश नियम है, यस इट इज ए वेक्टर लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वस्तु पर लगने वाले बल का अभिलंब वेग का घटक अपरिवर्तित रहता है। अब भाई ये क्या क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट आ गया बता रहा हूं, जस्ट डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फिकर, आई जस्ट ट्राई टू क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट। देखो बताया क्या गया, हमें बताया गया कि वस्तु पर लगने वाले बल का अभिलंब घटक, देखो वस्तु पर लगने वाले बल का अभिलंब, वस्तु पर लगने वाले बल का अभिलंब वेग का घटक है परिवर्तन। ओके, अभिलंब वेग पूछा हमें। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि ये डायरेक्शन आप सभी को पता है, नीचे की तरफ लगेगा अपना mg और इस दिशा में अपना मानो कि मैंने इस डायरेक्शन के अंदर, देखो मैंने इस डायरेक्शन के अंदर इस जो ये वस्तु इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूं। देखो जस्ट वेट, इस वस्तु के ऊपर मैं अगर ऐसे बल लगा रहा हूं तो आप सभी पता है ये होगा हमारा एफ कोस थीटा और ये होगा अपना एफ साइन थीटा। ठीक है, पता है। और अगर ये एफ कोस थीटा तो ये हमारा होगा वी कोस थीटा और ये होगा अपना वी साइन थीटा। तो भाइयों वी कोस थीटा वी साइन थीटा ये अपना कैंसिल कर देगा और इसका क्षैतिज घटक परिवर्तित होता है, अभिलंब घटक परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभिलंब घटक को mg कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट ऑप्शन अपना अगला ऑप्शन है कि यह वस्तु के त्वरण व बल में संबंध दिखाता है, आपको दिखाएगा F बराबर ma। सही है ये ऑप्शन। और भार का मात्रक किलोग्राम होता है। भाइयों भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, भार का मात्रा हमेशा न्यूटन होता है, क्योंकि किलोग्राम तो द्रव्यमान का मात्रक होता है। दोस्तों अगला देखो आप, मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखो अपना, किसी वस्तु पर चारों डायरेक्शन की, दोस्तों ये अपना है जहरीला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो अगला अपना ऑप्शन क्या है, किसी वस्तु पर चारों डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन का बल है तो उसका वेग क्या होगा।
मेरे भाई समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन की तो हवा टाइट हो जाएगी आप लोगों की। जो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाएगा डेफिनेटली मैं कहता हूं उसका फिजिक्स के अंदर 15 प्लस स्कोर होना नामुमकिन है भाइयों। क्योंकि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं भाई 15 प्लस स्कोर चाहिए, 20 प्लस चाहिए, 25 में से 25 चाहिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अगला, किसी वस्तु पर चारों डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन का बल है। अब देखो सर ये 4 डायरेक्शन क्या होती है मेरे भाई? अभी बता रहा हूं। देखो ये वस्तु है, ठीक है, इस पर 4 डायरेक्शन क्या है? जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर क्या है? मेरे ऊपर नॉर्थ, नीचे, मतलब देखो, मतलब ठीक है, मतलब आपको चलो ये बोर्ड है, आप सभी को पता है कि आपने ये पढ़ा है, ये अपना नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। यहां पर हमारी कोई वस्तु रखी है, यहां पर भी 5 न्यूटन का बल, यहां पर भी 5 न्यूटन का बल, यहां पर भी 5 न्यूटन का बल, यहां पर भी 5 न्यूटन का बल। अब आप लोग ये कहोगे कि सर किसी वस्तु पर बल लग रहा है, इट मींस कि उसका वेग परिवर्तन होगा। बट मेरे भाई वेग में परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, बचा क्या? बाबा जी ठल्लू, ए बराबर 0, ए बराबर 0। इट मींस कि ए बराबर 0 कहां होता है मेरे भाई? सभी को पता है dv अपॉन dt बराबर 0, तो v बराबर कांस्टेंट। ये है जहरीला कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन भाइयों बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत मेहनत लगती है यार इस कंटेंट के। बस आपसे ये चाहता हूं कि एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट करके शेयर कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, किसी वस्तु का संवेग p बराबर 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 है, तो उसका t बराबर 2 सेकंड पर इसका बल क्या हो? सभी को पता है F बराबर अपना होता है dp अपॉन dt, ठीक है, ठीक है। और यहां पर आप x की जगह t लिखो, आप सॉरी यहां पर t लिखो 2t स्क्वायर, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है। अब भाई अगर इसका आपको आकलन ना आए तो भाई पढ़ाई छोड़ दो यार, फोर्स फिर आपको लेवल का नहीं है। सीधा माइंड के अंदर क्लिक करो, ये सब नहीं निकलना आपको नोटबुक के अंदर। आपको नोटबुक के अंदर कौन सी स्टेप लिखना है? सीधा 6t माइनस प्लस का 2, t बराबर 2 रखो, 12 प्लस का 2 बराबर 14, बस आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जल्दी जल्दी दोस्तों, ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए अपनी। नेक्स्ट है आवेग विमा क्या होती है? आवेग की विमा बराबर संवेग की विमा होती है, सभी को पता है। आवेग की विमा बराबर संवेग की विमा होती है। आवेग की विमा क्या होती है? m1 l1 t-1, ये हमारे संवेग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु पर समय परिवर्तन किस स्थिति में न्यूनतम? भाइयों ये जहरीला और से जहरीला क्वेश्चन है। क्या देखते कईयों को तो ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया, क्योंकि भाइयों तैयारी बहुत अच्छी सही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन किस स्थिति में न्यूनतम समय होगा, मतलब कहने का मतलब है डीपी किस स्थिति में न्यूनतम समय। ओके ठीक है, ओके। हमें हमारे तो क्वेश्चन आंसर क्या पता है? हमें क्वेश्चन आंसर कहा किस स्थिति में संवेग, किस स्थिति मतलब संवेग में न्यूनतम समय में, मतलब डेल पी हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब डेल पी हमारा समान होना चाहिए। आप सभी को पता है डेल पी क्या होता है? एफ इंटू डेल टी, सभी को पता है, डेल एफ इंटू डेल टी, डेल एफ टू इंटू डेल टी टू, ठीक है, F1 T1। अब देखो न्यूनतम समय है भाइयों, ये न्यूनतम समय है, मतलब देखो डेल पी क्या है? डेल पी अपना है डेल एफ और डेल टी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ एफ डेल टी। ये अपना क्या है? ये अपना है मिनिमम। अगर ये मिनिमम है और ये कांस्टेंट है तो बल क्या होना चाहिए? बल अधिकतम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डेल टी होगा यहाँ पर। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, ऐसे तय कथन बताइए, ऐसे तय कथन F21 बराबर माइनस F12। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया होता है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अगला ऑप्शन देखो, यह क्रिया प्रतिक्रिया, ये मतलब क्रिया प्रतिक्रिया वस्तु के स्पर्श पर डिपेंड करती है। इसको एक बार छोड़ दो, डिपेंड करती है। अगला ऑप्शन देखो, यह वस्तु की गतिशील स्थिति में भी लागू होता है। भाई आराम से लग सकता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहां से ऐसे चल के गया, ठीक है, और मेरे सामने से कोई दूसरा इंसान आ गया और वो मुझसे टकरा गया। मतलब देखो मैं यहां से यहां तक और मेरे सामने मेरे से भी शरीर में हष्ट पुष्ट तगड़ा इंसान मेरे सामने आ गया, तो वो मेरे को पीछे दिखा देगा, तो मैं पीछे आ जाऊंगा। और वो भी थोड़ा सा तो याद देखो, अगर मैं 4 कदम पीछे आऊंगा तो वो एटलीस्ट कम से कम 1 कदम तो वो पीछे मेरे जाएगा मेरे भाई, चाहे वो कितना भी वो भारी क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भी तो कुछ वेग है यार, हमारे भी तो कुछ इज्जत होती है, ठीक है। तो ऐसे मैं यहां से यहां तक गया तो मतलब मेरी स्थिति थी गतिशील, उसकी स्थिति भी थी गतिशील, तो मैं पीछे है तो वो भी पीछे गया। इट मींस कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो गया। तो ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, चुंबकीय बल न्यूटन का थर्ड लॉ पालना का। और यार ये चुंबक का नियम कहां से आ गया इसके अंदर? आओ बताता हूं, ये है जहर कॉन्सेप्ट। चुंबक का नियम क्या होता है मेरे भाई? चुंबक का नियम एक तो होता है अपना आकर्षण। अगर आकर्षण होगा तब तो पालना नहीं करेगा, बट अगर प्रतिकर्षण होगा
तो मेरे भाई पालना करे, क्यों? ये प्रतिकर्षण ऐसे होता है, अगर ये ऐसे है तो अगर ये एन है तो इस पर इस दिशा में बल लगेगा और इस दिशा में बल लगेगा। तो मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु का रेखीय समय संरक्षण के नियम P बराबर इतना है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, ओके, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P बराबर A 9, देखो 9x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। अब देखो दोस्तों क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि हमें समय का संरक्षण है, और समय संरक्षित कब रहता है? जब समय हमारा नियत हो। अब समय नियत कब होगा? समय नियत का मतलब डेल पी बराबर 0, और डेल पी 0 कब होगा? जब डी पी अपॉन डी टी बराबर 0 हो मेरे दोस्त। ये इसका जहरीला कॉन्सेप्ट कई स्टूडेंट को तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका आकलन करो आप जल्दी से। 9 दूनी 18x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1/9। ये ऑप्शन भी नहीं है सर, इसका भाई डिवाइड करो इसका। देखो भाई ऑप्शन के साथ भी हमने खिलवाड़ कर रखा, तो भाई ध्यान से टिक करना। ठीक है, देखो -1.111। अब आप कुछ स्टूडेंट तो समझना सर सी ऑप्शन सही है। भाई सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि सी ऑप्शन के अंदर केवल इतना दिया है -1.1, बट जो डी ऑप्शन उसके अंदर -1.1 का बार है, और बार का मतलब होता है कि डेश 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 से वो चलता रहता है। तो दोस्तों ये, और दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो जो ये सीरीज है वो आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मेरा जो ये पढ़ाने का स्टाइल है, आई थिंक ये आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो भाई अब आपसे लेंगे विदा। इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो यू जस्ट हैव टू ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक वीडियो नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों अब आपसे मिला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।